नमस्कार और स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। इस क्लास में हम करेंगे करंट अफेयर्स। पिछले हफ्ते के 9th ऑफ दिसंबर से लेके 15th ऑफ दिसंबर तक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकती हैं। तो एक बार जल्दी से हम नज़र डालते हैं आज के कंटेंट्स पे। पहले हम एक डिसजॉइंटेड सी स्टोरीज हमें पता चल रही हैं कि इसराइल की यूएई के साथ डील हो गई है, इसराइल की सूडान के साथ कोई डील हुई है। अभी हमने सुनने में आया कि इसराइल की मोरक्को के साथ कोई डील हुई है। तो हम इसको एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे कि हो क्या रहा है वेस्ट एशिया में। ऑलराइट, उसके बाद हम जानेंगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कुछ कमेंट्स आई थी जिससे काफ़ी बखेड़ा सा खड़ा हो गया था इंडिया में। तो हम जानेंगे कि उसका इंटरनेशनल रिलेशन से क्या लेना देना है। उसके बाद एक रेजोल्यूशन 1267 है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जिसके तहत बहुत सारे काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। हम उसको भी थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपने एक डैम हाइड्रो पॉलिटिक्स के बारे में सुना होगा कि कैसे चाइना ने कहा कि वो सांगपो रिवर पे एक डैम बनाएंगे, और हमने भी उसके जवाब में कहा कि हम भी एक काउंटर डैम बनाएंगे सांगपो पे। तो हम जानेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटेन के इंडिया में है, डोमिनिक राब इंडिया में है। 4 दिन का विजिट है, यानी कि कुछ बहुत लंबा एजेंडा डिस्कस होने वाला है। और फिर हमने सुना कि बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। सो वील गेट अ ग्रिप ऑन दैट एंड लास्ट में वील जस्ट नोट वेयर प्रोटेस्ट आइलैंड्स आर और वहाँ पे क्या चल रहा है। राइट, सो लेट्स बिगिन विद Israel's normalization of relations with Arab countries। ठीक है, अगर आप वेस्ट एशिया का मैप थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो आप जानेंगे कि यहाँ पर है आपका इजराइल। और हुआ क्या है कि आपने सुना होगा कि इजराइल की कुछ एब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे जिसमें यूएई इन्वॉल्व था, जिसमें यूएई यहाँ पर ये इन्वॉल्व था, और जहाँ पर बहरीन इन्वॉल्व था। राइट, कुछ एब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए थे जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट कराए थे वो अकॉर्ड्स। उसके बाद आपको खबर आई होगी कि इजराइल के सूडान के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए हैं, कुछ वहाँ पर हुआ है। और अभी आपने रिसेंटली सुना है कि इजराइल के मोरक्को के साथ रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हुए हैं। यहाँ पर एक और देश होता है जिसे वेस्टर्न सहारा बोलते हैं, जो यहाँ पर इस मैप में नहीं है, बिकॉज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। तो हम जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड है जो बार बार यूज़ किया जा रहा है मीडिया में। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमें ये जानना ज़रूरी है। नॉर्मलाइजेशन एक डिप्लोमेटिक स्पीक है। अगर आप उसी चीज़ को डिप्लोमेटिक भाषा में बोलेंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन कहते हैं जब फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल रिलेशंस का मतलब क्या है, एम्बेसीज सेटअप की जाती है, मिशन सेटअप किए जाते हैं एक दूसरे के देशों में, फ्लाइट्स शुरू कर दी जाती हैं, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी जाती हैं, है ना, और ट्रेड डील्स की बात शुरू हो जाती है कि अब हम इस देश का माल उस देश में ओपनली भेजेंगे और इस देश का माल उस देश में ओपनली बिना बैरियर्स के भेजेंगे। जब ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, पहले हो रहा था, लेकिन जब आप इनको फॉर्मलाइज करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस। ऑलराइट, इट्स अ टर्म, डोंट टेक इट इन इट्स जेनेरिक सेंस, इट्स नॉट अ जेनेरिक टर्म। इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है डिप्लोमेटिक स्पीक में। ठीक है, एंड आई होप यू, if there is a question on normalization of relations where you have to refer to this concept, I hope you use these examples to sort of display कि चल क्या रहा है। ऑलराइट, और ये normalization है ज़्यादातर एक symbolic gesture होता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही इन देशों के अच्छे relationships नहीं हैं, ठीक ठाक relationships है, लेकिन ये formalize किया जा रहा है, symbolic है, सबको बताने के लिए कि अब हमारे relations सबके साथ ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। बेसिकली हुआ क्या था कि 1948 में जब इजराइल को यूएन रिकग्नाइज सॉवरेनिटी दी गई थी उन एरियाज़ में, अब जहाँ पर अभी इजराइल है वहाँ पर पैलेस्तीनियन लोगों को 1967 तक काफ़ी पीछे धकेला गया था। उनके टेरिटरीज, जिन टेरिटरीज में वो रहते हैं, उनको स्क्वीज़ किया गया था। प्लीज़ रीड द विकिपीडिया पेज ऑन इजराइल पैलेस्टाइन इशू, आपको वहाँ से अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि इजराइल पैलेस्टाइन का क्या इशू है। तो जो अरब वर्ल्ड था, राइट, सऊदी अरेबिया, यूएई और जो पूरी की पूरी गल्फ लीग है, उन्होंने हमेशा से ही इजराइल के साथ रिश्ते ठीक नहीं रखे हैं। उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टाइन को अलग से स्टेटहुड मिलना चाहिए और इजराइल को अलग स्टेट होना चाहिए। और इसी डिमांड के चलते जो
जो अरब नेशंस हैं उनके कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं इजराइल के साथ। अभी तक इजराइल के एग्जिस्टेंस ही दो देश एक्सेप्ट करते हैं उस रीजन में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनमें है वो है इजिप्ट, जो 1967 की वॉर के बाद हुआ था, और उसके बाद जॉर्डन। यही दो देश जो हैं वो उसकी एग्जिस्टेंस भी एक्नॉलेज करते हैं। और एकदम से अब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ आखिरी दिनों में एकदम से हमने नोटिस किया है कि इजराइल के बाकी सब देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस हो रहे हैं। ये हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वेस्ट एशिया में। ऑलराइट, तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बेसिकली सुन्नीडम, राइट, जो आपको पता ही है इस्लाम दो बड़े डिविजन्स में एग्जिस्टेंट है इस समय। एक है सुन्नीज और दूसरे हैं शियाज, राइट। तो सुन्नी जो वर्ल्ड है उसका जो बीहेमॉथ है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है सऊदी अरेबिया, राइट। और किंग सलमान, राइट, किंग सलमान है, किंग सलमान बहुत पुराने एडवोकेट रहे हैं पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस के, टू स्टेट सोल्यूशन के, ठीक है। लेकिन और 2002 में उन्होंने एक लाइन इन द सैंड से खींच दी थी कि इजराइल के साथ हम रिश्ते जो है वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक टू स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टांस था। 2002 में ही अरब लीग के कई सारे मेंबर्स के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया के उस टाइम के किंग, अभी भी किंग ही है वो, किंग सलमान ने कह दिया था, ठीक है। लेकिन अब नई लीडरशिप है सऊदी अरेबिया की। ये क्राउन प्रिंस है जिनके हाथ में इस समय ताकत है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। लोग कहते हैं कि ये जो है ये पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी से इतना अच्छे से एसोसिएट नहीं करते हैं। देव ग्रोन अप इन अ डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पे पैलेस्टीनियन इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हालांकि क्योंकि अभी किंग सलमान जिंदा हैं और इवन दो इज नॉट इन पावर, वो जिंदा हैं और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस समय सऊदी अरेबिया शायद खुद अपने रिश्ते जो हैं वो इजराइल के साथ ठीक नहीं कर सकता है, नॉर्मलाइज नहीं कर सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के ग्रीन सिग्नल के बाद आसपास के देश जो हैं उन्होंने इजराइल के साथ रिश्ते ठीक करना शुरू कर दिया। अब जो यहाँ पे डील्स हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि इजराइल और यूएई की डील 15 सितंबर को हुई, इजराइल और बहरीन की डील 15 सितंबर को हुई। ये एक ही साथ साइन हुआ था इसी साल, जिसको बोलते हैं एब्राहमिक अकॉर्ड्स। उसके बाद इजराइल सूडान की डील हुई 23 अक्टूबर को इसी साल। और अब रिसेंटली हमने सुनने में आया कि इजराइल और मोरक्को की भी एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक नॉर्मलाइजेशन डील हुई है। और ये सारी डील्स किसने ब्रोकर की हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ आखिरी दिनों में, उनकी ताकत में रहने के आखिरी दिनों में उन्होंने किया है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस मैप इज सॉर्ट ऑफ द जियोपॉलिटिकल मैप इज चेंजिंग, राइट। इजराइल इज नॉर्मलाइजिंग इट्स रिलेशंस विद कंट्रीज अराउंड इट, ठीक है। आपको जब ये एब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए थे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि एब्राहमिक अकॉर्ड्स का क्या फ़र्क पड़ेगा खित्ते पर, इस पूरे रीजन पर और इंडिया पे, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों देशों के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गल्फ स्टेट्स है जो इजराइल के आसपास है उनके लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस समय यूट्यूब पर जाएंगे और म्यूजिक वीडियोज़ इजराइल यूएई फ्रेंडशिप टाइप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नए नए म्यूजिक वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पर देयर इज वन इजरायली सिंगर एंड वन सिंगर फ्रॉम यूएई who are singing together, right, who are sort of वो जुगलबंदी कर रहे हैं, trying to उस म्यूजिक वीडियो का आइडिया यह है कि अब रिश्ते खुल गए हैं, अब ट्रेड बढ़ेगा दोनों के बीच में, ठीक है। जो पहले बैरियर्स थे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक coup है, ठीक है, क्योंकि इजराइल का बहुत लंबा एक जियोपॉलिटिकल एक एम रहा है कि वो अपने नेबरहुड में खुद को इस्टेब्लिश करे। और अपने नेबरहुड में खुद को इस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने नेबरहुड के साथ फॉर्मल रिलेशंस बनाए, ठीक है। अगर आपके पड़ोसी आपको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपके लिए लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस समय जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो अपने देश में इसको बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह सेल कर रहे हैं। ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिल रहा है? ये सारी डील्स, उनके सन इन लॉ है जैरेड कुशनर जो इस समय सीनियर पॉलिटिकल एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस में, उनके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिल रहा है? उनको एक डिप्लोमेटिक कू सा मिल रहा है। उनको उनकी एक लेगेसी सी बिल्ड हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी देशों को इजराइल में इंटीग्रेट करा है। और यूएस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी है, तो इसलिए जो वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं इन डील्स के थ्रू। ऑलराइट, तो इन लोग इस पूरी डील में जो एक लौता ऐसा सेक्शन है जो बिट्रेड फील कर रहा है वो है पैलेस्टीनियंस। ऑलराइट, जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है, लोग वहाँ पर
बंदूक तान के बोल रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप है ये इनकी फेलियर है कि वो अपने आप को एग्जर्ट नहीं कर पाए जियोपॉलिटिकल स्टेट में, कि ये जो इतने सारे देश हैं, राइट, ये जो इतने सारे देश हैं ये सिंपली इजराइल के साथ डील कर ले रहे हैं और ये सोच भी नहीं रहे हैं कि पैलेस्टाइन का क्या होगा। पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता था इनके खुद के देशों में कि अगर आपने इजराइल के साथ डील कर ली तो पैलेस्टीनियंस और सऊदी अरेबिया आपको कुछ नहीं, आपको बेसिकली रेजिस्ट करेंगे, और अब बिना रेजिस्टेंस के इतना इजीली डील्स हो गई हैं, यूएस भी आ गया है। तो पैलेस्टीनियन लीडरशिप का फेलियर बोला जा रहा है और पैलेस्टीनियंस को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ बैकस्टैबिंग हो रही है, ठीक है। और ईरान, राइट, मैंने आपको बताया था इस्लामिक वर्ल्ड वेस्ट एशिया में स्पेशली दो बड़े डिविजन्स हैं वहाँ पर, एक है शिया और एक है सुन्नी। शिया हुड जो है, शिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो उसको ईरान रिप्रेजेंट करता है, ईरान द स्ट्रॉन्गेस्ट शिया नेशन। और अगर ये सारे बाकी के देश इकट्ठे हो जाते हैं, अगर सारे सुन्नी देश इकट्ठे हो जाते हैं और तो फिर ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक हेडेक बढ़ जाता है, ठीक है। ईरान को दिक्कत शुरू हो जाएगी कि ये सब लोग इकट्ठे होकर कहीं उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज ना शुरू कर दे। इंडिया के लिए क्या इसके इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है कि एक बहुत बड़ा डायस्पोरा इंडिया का वेस्ट एशिया में है। तो अगर इन देशों के इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं तो होगा ये कि ट्रेड होगा इन देशों में, राइट, ये ट्रेड बढ़ेगा इन देशों में, और क्योंकि हमारे बहुत बड़ा चंक वहाँ पे रहता है तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। And there are some states in India that heavily depend on remittances from these states. तो उनकी जो रेमिटेंस की जो लाइन है, जो ये इनकम फ्लो है, ये पावरफुल होगा और ये सस्टेन्ड रहेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज है इस डील से, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंडिया को जो सोचना है इस बारे में, वो ये सोचना है कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत अच्छा मूव है, बिकॉज वी हैव बीन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद सुन्नी कंट्रीज। हमारे रिलेशंस जो इजराइल के, जो ईरान के साथ है, वो थोड़े ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। तो हमको एक टाइट रोप पे नहीं चलना पड़ेगा बार बार, ठीक है, कि हम इजराइल से बात कर रहे हैं और फिर हमको डर लग रहा है कि कहीं सऊदीज बुरा ना मान जाएं, और फिर हमें डर लग रहा है अगर हम सऊदीज से बात करें तो कहीं ईरान बुरा ना मान जाए। तो हमें अभी भी एक केयरफुल टाइट रोप वॉकिंग तो करनी पड़ेगी इजराइल और सऊदीज को और ईरान को बैलेंस करते हुए। लेकिन अब हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब देशों ने वैसे ही इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया है, ठीक है। इनफैक्ट कल रात को ही खबर आई, इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिस्टर कंट्रीज से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो भी इजराइल को रिकग्नाइज करें। यानी कि सिस्टर कंट्रीज का मतलब सऊदी अरेबिया उनको कह रहा है कि आप भी एक डील कर लो इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले। लेकिन इमरान खान, उनकी पीटीआई ने कहा कि उनकी तहरीक ने कहा कि हम अभी तैयार नहीं है इजराइल के साथ ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने के लिए। इनफैक्ट पाकिस्तान में इंटरनली काफ़ी अपवाद होता है इस बात पे कि अगर ये जो देश गल्फ कंट्रीज़ में है ये इजराइल को रिकग्नाइज कर सकते हैं और उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रहता है, राइट? वाई डज पाकिस्तान हैव टू होल्ड दीज ओल्ड शिबलेट्स ऑफ नॉट रिकग्नाइजिंग इजराइल, ठीक है। तो आपको ये टेकअवेज उस रीजन के लिए, और जो मैंने अभी आपको इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट बताया, आप आई होप आप उसको समझ गए हो, ऑलराइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस भूमिका के तहत एक बड़ा सा ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है, और ब्रेक थ्रू क्या है कि इजराइल और किंगडम ऑफ मोरक्को अग्री कर गए हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, ठीक है। तो अब आपको एक छोटे सा डील का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि किस देश को क्या मिल रहा है ना। अगर आपको वो डील का एक आइडिया है तो आप समझ जाएंगे कि देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन इन दिस डील, ऑलराइट। सो डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट ही गेट्स इज अ लेगेसी, राइट, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो है ये इजराइल के रिलेशंस नॉर्मलाइज कराए थे और उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रेंथन होती है। जो वहाँ पे इजरायलीज रहते हैं, जो जूज रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं उसको सपोर्ट करेंगे कि आपने इजराइल के रिलेशंस नॉर्मलाइज करा दिए, ठीक है। उसके बाद इजराइल को क्या मिला, अगेन वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोल सकते हैं कि देखिए मैंने हमारे पड़ोसियों से रिकग्नाइज करा दिया कि हम एग्जिस्ट करते, तो उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशंस मैंने आपको जैसे बताया बढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इजराइल को फायदा होगा। उसके बाद कई सारे ऐसे बहुत सारे फोरम्स है, छोटे छोटे गल्फ लीग वगैरह वगैरह, जहाँ पर इजराइल को हमेशा साइड लाइन किया जाता है। इट्स ऑलमोस्ट स्टेपल कि इजराइल के खिलाफ कोई ना कोई
कोई कमेंट आ जाए, अब शायद से वो बंद होगी। ऑलराइट, मोरक्को को क्या मिल रहा है देखिए, और ये डील जब साइन हुई थी, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी डील की, तब ये बात नहीं की जा रही थी, लेकिन अब बात हो रही है कि $1 बिलियन जो है वेपन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्थ ऑफ वेपन्स, $1 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स मोरक्को को देगा, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रोक्लेमेशन ऑफ सॉवरेनिटी रिलीज किया है। उसमें बेसिकली है क्या कि ये जो मोरक्को पूरा एरिया है, यहाँ पर एक वेस्टर्न सहारा थोड़ा सा एक देश, सेमी कंट्री स्टेटस है इसका, और यहाँ पे सीन क्या है कि पोलिसारियो एक एंटिटी जो बेसिकली ये जो वेस्टर्न सहारा एरिया है, ये स्पेनिश कॉलोनी हुआ करती थी पहले, और जब स्पेनिश यहाँ से निकल के गए तो मोरक्को और वहाँ के कुछ लोकल एंटिटीज़ जैसे पोलिसारियो फ्रंट के बीच में काफ़ी लंबी जंग चली, 20 साल तक जंग चली, और अब यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम मोरक्को की सॉवरेनिटी इस एरिया पे रिकग्नाइज कर देंगे, जैसे एक प्रोक्लेमेशन ऑफ सॉवरेनिटी बोलते हैं, बड़ा वेस्टफेलियन साइड है, पुराने टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ये प्रोक्लेमेशंस। और अभी भी इस प्रोक्लेमेशन के बाद हुआ क्या है कि मोरक्को बहुत खुश है कि उनको इतना पुराना मुद्दा झट से सॉल्व हो गया उनके लिए। यूनाइटेड नेशंस ने अभी भी मोरक्को को सॉवरेनिटी नहीं दी है, रिकग्नाइज नहीं की है वेस्टर्न सहारा पे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कर दी है। तो राइट, सो द ओनली बिग विनर इन दिस गेम इन रियल टर्म्स, राइट, वो मोरक्को लगता है। वैसे ही जब सूडान के साथ डील हुई थी तो काफ़ी टाइम तक ये नहीं पता चला था कि सूडान को मिल क्या रहा है एक्सेप्ट इकोनॉमिक रिलेशंस। फिर 2 दिन पहले डील के बहुत बाद ये खबर आई कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अग्री कर लिया है कि सूडान को इंटरनेशनल एक टेरर लिस्ट है जिसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, और उसमें सूडान भी था, तो उस लिस्ट से सूडान को बाहर निकालने के लिए अग्री कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो देश हैं सूडान, यूएई, मोरक्को, ये अपॉर्चुनिटी सेंस कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और वो जल्दी से प्रेसिडेंट ट्रंप के जाने से पहले इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के बहाने जितना कुछ हो सकता है वो लपेट रहे हैं, राइट। दे वांट टू टेक एज मच एज पॉसिबल बिफोर डोनाल्ड ट्रंप लीव्स द प्रेसिडेंसी, राइट। तो ये जो सीन है, अगर आप इसको समझ जाएंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन चल क्या रहा है, इसमें इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, और इस नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और ये इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से एक रोल प्ले करता है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आई थिंक यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चन इन द पेपर। एंड जनरली आई गेस लाइक जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आप इनको डिसजॉइंटेड स्टोरीज की तरह मत पढ़िएगा कि अब डील हो गई खत्म, अब एक और डील हो गई खत्म। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले उसी रीजन में एक आध और देश भी ये कह दें कि हमें भी इजराइल के साथ डील करनी है, ऑलराइट। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो दिस वाज प्रीटी मच इट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ऑलराइट। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की रिसेंटली कमेंट्स आई थी कि वो दुनिया में कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे, राइट। एंड इंडियन establishment retorted very strongly against these comments. In fact, Ministry of External Affairs का जो communique है वो काफ़ी strong language use करता है। और उसके बाद retired diplomats ने Canadian जो Prime Minister हैं उनको एक letter लिखा है कि आपकी ये जो comments हैं किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की ये अच्छी आदत नहीं है, और इससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। इतना बड़ा डायस्पोरा है हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं जो हम कनाडा के साथ शेयर करते हैं। हम चाइना के अगेंस्ट एक अलायंस में भी हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, तो हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकली हमने नोटिस किया है कि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में हमेशा ऊंच नीच सी चलती रहती है, राइट। बहुत टाइम तक हमने कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना के रखे थे, आपको पता ही है क्यों। और अब जो कनाडा है उनके साथ अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा हमने नोटिस किया है कि नोज डाइव से कर रहे हैं रिश्ते, ऑलराइट। तो हम इन कमेंट्स को जो है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में प्लेस करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस तरह की कमेंट्स का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ऑलराइट। तो हम पहले तो जानते हैं कि हुआ क्या था। कनाडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। ये राइट वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो इसलिए किसी देश के अंदरूनी मामलों में कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स यानी कि राइट्स का डिस्कोर्स लेके आ रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी नागरिकों का
अधिकार है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकें, ठीक है, ये उनका कमेंट है। फिर MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा कि ये कमेंट्स इल इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे उनका क्रिटिसिज्म है कि एक तो ये इल इन्फॉर्म्ड है यानी कि उनको समझ नहीं है हो क्या रहा है, राइट, एंड उनके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे एक्शंस अगर आप कंटिन्यू करते गए तो इससे सीरियसली डैमेज होंगे कनाडा और इंडिया के टाइज, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इल इन्फॉर्म्ड है, आपको समझ नहीं है क्या हो रहा है, और अगर आप ऐसी हरकतें करते गए तो भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो सकते हैं, ठीक है। और फिर जब कैनेडियन हाई कमिश्नर जो इंडिया में है पटेल करके हैं, कोई इंडियन कैनेडियन है, उनको बुलाया और उनको कहा कि ये जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे साथ ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में। यानी कि 2 बड़े पॉइंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म थे इंडिया के कनाडा के लिए। सबसे पहला कि वो इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स हैं, उनको समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरा वो हमारे देशों में इंटरफेयर ना करें, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज इंटरफेरेंस का जो इशू है वो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, ठीक है। अब द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन अनदर कंट्रीज अफेयर वो सेंट्रल टेनेट है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ग्लोबल ऑर्डर का, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए आपको ये समझना है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 7 यूनाइटेड नेशंस चार्टर का कहता है कि यूनाइटेड नेशंस किसी और देश के अंदरूनी मामलों में ज़्यादातर सिचुएशंस पे इंटरफेयर नहीं करेगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जो आम देश भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में फॉलो करते हैं कि वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि उसी UN चार्टर के कुछ आर्टिकल्स हैं जो ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर का, और उसके बाद फिर बहुत सारी डिक्लेरेशंस आई ह्यूमन राइट्स को लेकर, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एग्जिस्टेंस है वो इस डायकॉटमी से अराइज होता है, ठीक है। डायकॉटमी क्या है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई देश दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और दूसरी तरफ उसी एक ही सांस में आप कह रहे हैं कि हर इंसान के पास ह्यूमन राइट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम उन ह्यूमन राइट्स को पावर दें, है ना। तो यानी कि हस्तक्षेप करने का एक जरिया भी मिल गया और सिद्धांत भी रख दिया आपने कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए जस्टिन ट्रूडो की जो लैंग्वेज थी वो राइट्स बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रीजन बन जाता है आपको किसी और देश के मामलों में इंटरफेयर करने का, ठीक है। और ये डायकॉटमी अगर आप समझ जाएंगे तो आई थिंक यू कुड राइट अ गुड आंसर ऑन दिस ऑल्सो। तो ये जो एक सैक्रोसैंक्ट सा प्रिंसिपल माना जाता है कि दूसरे देश जो हैं वो एक देश दूसरे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना करें, ये हमारे लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज 200 साल तक हमारे अंदरूनी मामलों में किसी और देश ने इंटरफेयर किया ही था, राइट, अंग्रेजों ने किया था, और चाइनीज को भी इससे बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए चाइना और ये जो पोस्ट कॉलोनियल नेशंस है, राइट, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया से लेकर चाइना और अफ्रीकन नेशंस और इंडिया, राइट, हमारे लिए हमेशा नॉन इंटरवेंशन बहुत बड़ा प्लान ऑफ आवर फॉरेन डिप्लोमेसी रहा है, टू दी एक्सटेंट कि जब हमारा पंचशील डिक्लेरेशन साइन हुआ था चाइना के साथ, उसमें फॉर सम रीजन नॉन इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा प्लैंक था, राइट, वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल्स। नाउ नॉन इंटरवेंशन, ऑल्दो हम एक दूसरे को भी कह रहे थे कि हम एक दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एज अ प्रिंसिपल दुनिया को भी बता रहे थे कि अब ये नए देश आ गए और आप हमारे देशों के अंदरूनी मामलों में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बांडुंग कॉन्फ्रेंस, राइट, जहां से नॉन अलाइनमेंट का आइडिया आता है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जिसमें ग्लोबल साउथ के देश इकट्ठे हुए थे, जो नए नए आजाद हुए देश थे वो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी नॉन इंटरवेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैंक बनाया। तो अगर आप समझ गए हैं कि नॉन इंटरवेंशन जो है वो हमारे कॉलोनियल एक्सपीरियंस का वेस्टेज है, राइट, वहां से निकल के आता है, तो आप जानेंगे कि हमको बहुत दिक्कत होती है जब कनाडा हमें ये कहता है कि हमें हमारे किसानों के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहिए, ऑलराइट। तो अब हम जानते हैं कि हमारा खुद का रिकॉर्ड कैसा है, क्या हमने इंटरवेंशन किया है, ठीक है। कमेंटेटर्स कहेंगे कि इंडिया हैज बीन प्रीटी इंटरवेंशनिस्ट स्पेशली इन इट्स ओन नेबरहुड, राइट। फॉर एग्जांपल जब मधेसी इशू, जब नेपाल नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था जिसमें उन्होंने मधेसीज को साइडलाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से, तो हमने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी चाइना में, राइट, सॉरी नेपाल में, हमने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाई है श्रीलंका में, राइट, सेंट आवर पीस कीपिंग फोर्सेज ऑल्सो देयर, राइट, एंड हम लगातार किसी ना किसी तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम उनकी इंटरनल मामलों पे कमेंट करते रहते हैं, और हम हमेशा लैंग्वेज राइट्स बेस्ड रखते हैं, क्योंकि हम जो UN चार्टर की डायकॉटमी है उसी के साथ उसी को एक्सेप्ट करते हैं। और जब भी हम किसी और देश के अंदरूनी मामलों में कमेंट करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि उन देशों के जो लोग हैं उनके राइट्स के साथ दिक्कत हो रही है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को
के अंदरूनी मामलों में जब वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो वो उइगुर्स के राइट्स की बात करते हैं। ऑलराइट, तो इंडिया का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है और हमने भी अपने खुद के नेबरहुड में काफ़ी हस्तक्षेप किया है। ऑलराइट, तो एक सिंथेसिस सा बनाते हैं ना, देखो हम दूसरे देशों को कह रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर ना करो और आप इल इन्फॉर्म्ड हो, जबकि हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है दूसरे देशों में इंटरवेंशन का। ठीक है, तो एक सिंथेसाइज करते हैं इसको, कुछ एक बैलेंस सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये केवल इंटरवेंशनिज्म की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये भी बहुत ग्लोबलाइज्ड है 1990s के बाद। तो यानी कि जो देश दुनिया के किसी और हिस्से में होता है उससे हमारा भी लेना देना होता है, राइट। सीमिंगली अनकनेक्टेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर कनेक्टेड इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, राइट। तो श्रीलंका में जो होता है उससे हमारी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ता है, अफगानिस्तान में जो होता है उससे हमारी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ता है। तो ये अनफेयर होगा, ठीक है, ये अनफेयर होगा कहना कि किसी भी देश को किसी भी मामले में किसी और देश के अंदरूनी मामलों पे कमेंट भी नहीं करनी चाहिए, ऑलराइट। तो ये अनफेयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने हांगकांग के ऊपर काफ़ी कमेंट्स किए हैं, फाइव आइज अलायंस ने हांगकांग के ऊपर कमेंट्स किए हैं, राइट, बिकॉज इट्स नॉट देयर इंटरनल मैटर बट दे आर सेइंग इट्स अबाउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। तो एक जजमेंट कॉल होती है जो देश लेते हैं, ठीक है, कि क्या उस देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं कि हम अभी कमेंट करें, ठीक है। ये लीडर्स को एक जजमेंट कॉल लेना होता है या फिर इंटरेस्ट, राइट। फॉर एग्जांपल या तो किसी और देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस हद तक बढ़ गए हैं कि आपको कमेंट करना पड़ेगा, या फिर कई बार आपको कमेंट नहीं भी करना पड़ता, क्यों, क्योंकि आपके इंटरेस्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल जॉर्जिया के रेजोल्यूशन, यूक्रेन लेड जॉर्जिया के ऊपर रशिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन था जो हमने सपोर्ट नहीं किया, राइट। तो हमारे इंटरेस्ट और राइट्स के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट होती है, ठीक है। लेकिन जब कॉमेंट्री पॉलिसी को अफेक्ट करने लग जाए, राइट, एक तो एक कॉमेंट्री चल रही है, एक नेता ने ये बोल दिया, उस देश के लीडर ने ये बोल दिया, लेकिन जब ये कमेंट्री पॉलिसी को इफेक्ट करना लग जाए तो there are serious concerns that arise, right? For example, because of this commentary by the Canadian Prime Minister, India is going to skip a COVID virtual summit led by Canada, जो recently organize होने वाली थी, right? तो इससे कमेंट्री ने पॉलिसी के डोमेन में हस्तक्षेप किया। आई थिंक यू वुड बी वाइज इनफ टू इनकॉर्पोरेट दिस विद इन योर ओपिनियन एंड योर आंसर्स ऑल्सो, राइट। तो अब सिंथेसिस पता है हमें कहाँ से निकल के आता है। अभी सुहासिनी हैदर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का एक इंटरव्यू हुआ था। सुहासिनी हैदर ने कहा कि why is it okay for India to comment on internal affairs of other states but we react very strongly to others, right? तो सुहासिनी हैदर ने कहा हम तो इधर इधर बोलते रहते हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, और जैसे ही हम पे कोई बोल देता है तो हम इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर ने, अब फॉरेन मिनिस्टर का जो जवाब आता है ना यहाँ पर, दैट विल टेल यू कि इंडिया किस माइंडसेट से इस इशू को अप्रोच कर रहा है, राइट। और तो फॉरेन मिनिस्टर ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में किसी और का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सिंपल सी बात कही कि अगर क्रिटिसिज्म इल इन्फॉर्म्ड है, यानी कि ना समझी का रिजल्ट है क्रिटिसिज्म, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उस डिबेट में एक इन्फॉर्म्ड आवाज़ डालूं, राइट। मेरी ड्यूटी है कि मैं उस डिबेट में समझ की बातें इंट्रोड्यूस करूँ, राइट। सो दैट्स द माइंड सेट विद विच इंडिया हैज़ नाउ बिगन टू व्यू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब वो इंटरवेंशनिज्म के ऊपर इतना अखाड़े में नहीं पहुंच जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में कमेंट करने की। हम बस अब ये बोलते हैं कि आपको पता नहीं है चल क्या रहा है, ठीक है। दैट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, राइट, बिकॉज वी ऑल्सो कमेंट ऑन अ लॉट ऑफ इंटरनल अफेयर्स, राइट। सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है, आई होप आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। और अगर आपको जनरली कुछ टेक अवेज लेने हैं, राइट, इंटरवेंशनिज्म के ऊपर, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन विच समहाउ deals with intervention, I guess the plank that you can take is that the world is globalizing and protests भी globalize होते हैं, right? आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो दुनिया में किसी को अफेक्ट नहीं करते हैं, राइट। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो हिंदुस्तान से कितने सारे लोग बिना मतलब है वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, राइट। ट्वीट्स आते हैं, फेसबुक कमेंट्स, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, हिंदुस्तानी लोग ही यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हुए हैं, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये तो नहीं कहता ना बाकी दुनिया को कि आपका कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। या फिर अगर कोई देश कॉमेंट करते तो उनको ये तो नहीं बोलता है ना कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर, आपका कोई लेना देना नहीं है, राइट।
तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम इस बात से भाग नहीं सकते हैं कि अगर एक ओपन फ्री मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर प्रोटेस्ट होंगे तो वो ग्लोबलाइज्ड हैं और पूरी दुनिया का एक अजीब सा हक सा बनता है कि वो कमेंट कर सके, ठीक है। और लीडर्स जो हैं आजकल वो इंक्रीजिंगली अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पैंडर करने के लिए बातें कर रहे हैं, राइट। व्हाट दैट मीन्स इज दैट कि अब जैसे जब ग्लोबलाइज्ड हो एटमॉस्फेयर है तो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है इंडिया का कनाडा में, राइट। पंजाब से और बहुत सारे आसपास के एरिया से बहुत सारे लोग पंजाब में रहते हैं। तो ये जो लोग पंजाब में रहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की, यानी कि उनको वोट करती हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेंटेन और स्ट्रेंथन करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने कुछ कमेंट्स की, राइट। ये रियल रीजन है जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि व्हाई जस्टिन ट्रूडो साइडेड मेड दीज कमेंट्स, राइट। फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश वी मेड सर्टेन कमेंट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे जो बांग्लादेश की लीडरशिप को की, जिसकी वजह से बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ने लास्ट मिनट विजिट कैंसिल किया था। यानी कि हम अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा को सबसाइड कर रहे हैं, राइट, उसको साइड में रख रहे हैं। और ये इंक्रीजिंगली केवल इंडिया में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है, राइट। एंड दिस विच नाउ सीम्स वेरी नॉर्मल इज एक्चुअली अ न्यू डील, राइट। सो डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक रिपब्लिकन पार्टी की जूइश कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए वो डील्स करवा रहे हैं इजराइल और अरब नेशंस के साथ, है ना। तो डायस्पोरा भी ना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, राइट। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज इंडिया यूएस में बहुत सारे इंडियन अमेरिकन हैं तो वो एक ब्रिज बने हुए हैं, राइट, इंडिया और यूएस के बीच में। वही इंडियन अमेरिकन इंडिया के खिलाफ टर्न हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है, राइट, एज दे माइट बी मिस इन्फॉर्म्ड ऑल्सो, बट अगर उन्हें लगता है कि कश्मीर में इंडिया के एक्शंस आर नॉट अप टू द मार्क, आर नॉट अप टू अ स्टैंडर्ड ऑफ राइट्स, तो फिर वो हमारे लिए नुकसान भी कर सकते हैं, राइट। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैड टू गो देयर एंड सॉर्ट ऑफ बिल्ड अ काउंटर नैरेटिव कि देयर आर मेनी राइट्स दैट आर अवेलेबल टू सिटीजंस अक्रॉस द कंट्री विच आर नॉट अवेलेबल टू पीपल इन कश्मीर, राइट टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। एंड ही हैड टू build a counter narrative in United States, right? So diaspora can also be a double-edged sword, and you would be wise enough to remember this, right? And a lot of this has to do with power, right? That's the central tenet. Non-interventionism एक बहुत important tenet है. Then power is also a very important tenet of international relations, right? कुछ देश decide करते हैं कि वो दूसरे के अफेयर्स में बोलेंगे और कुछ देश कहते हैं कि नहीं बोलेंगे, उसका पार से लेना देना, राइट। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब आई कांट ब्रीथ मूवमेंट में प्रोटेस्ट को बहुत स्ट्रांगली पुट डाउन किया जा रहा था, उसी टाइम यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस की कुछ कमिटीज इंडिया को ब्लेम कर रही थी रिलीजियस इंटॉलरेंस पे, राइट। बट वो कर सकती हैं क्यों? क्योंकि उनकी पावर इतनी है, राइट। क्यों वो हमको बोल सकती हैं और हम उस कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इंडिया भी जब अपने नेबरहुड में या फिर नेबरहुड के बाहर किसी और देश की इंटरनल अफेयर्स में कमेंट करता है, दैट रिफ्लेक्ट्स दैट वी आर नाउ पावरफुल इनफ टू टेक दीज सॉर्ट ऑफ रिस्क्स, ऑलराइट। सो it's a function of power. Interventionism or commentary into another nation's affairs is a function of power, all right. Then you should know what resolution 1267 is, right? This has come in the newspaper, this has been in the newspapers for a while, and it routinely appears in the national conversation. So who's this guy? This guy is Zakir Rahman Lakhvi. He's a leader of Lashkar-e-Toiba, which is a terrorist group operating from Pakistan, and he was named as the master planner of Mumbai attacks and is featured in many of the FIRs filed also, all right. So this guy, he's been under house arrest, all right. So United Nations Security Council, जो मेन सिक्योरिटी काउंसिल है 15 मेंबर्स का, उन्होंने पाकिस्तान के इस इंसान को ज़कीर रहमान लख्वी को 1.5 लाख रुपए हर महीना क्या दिया है? ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब अपने खर्चे निकालने के लिए पैसे दिए हैं, 1.5 लाख रुपए महीना, राइट। अब ये खबर थोड़ा सा तो चुभती है हिंदुस्तान में, राइट, कि एक इंसान जिसने मुंबई अटैक्स प्लान किए थे उसको अपना खर्चा निकालने के लिए 1.5 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है, ऑलराइट। तो उसको हम समझते हैं कि चल क्या रहा है, ऑलराइट। तो एक रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशंस का 1999 में, जिसे रेजोल्यूशन 1267 कहते हैं। इसने इस रेजोल्यूशन का आइडिया क्या था कि इस रेजोल्यूशन के तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक आर्म्स एम्बार्गो लगा सकता है कि इस एरिया में कोई भी हथियार नहीं पहुंचेंगे
करेंगे, वो एक तरह के एसेट फ्रीज कर सकता है, राइट, कि अगर इस इंसान जो इस एरिया में रहता है उसके दुनिया भर में बैंक अकाउंट से उनको फ्रीज कर दिया जाए, उससे वो बैंक से पैसे ना निकाल पाए, ठीक है। तो एयर एम्बार्गो भी लगते हैं इसमें कि ऊपर से कोई प्लेन्स या फ्लाइट्स नहीं जाएंगी, ऑलराइट। तो रेजोल्यूशन 1267 शुरुआत में लाया गया था तालिबान के ऊपर 1999 के आसपास, तालिबान और अलकायदा के ऊपर एक एम्बार्गो लगाने के लिए, ठीक है। इनके तीन एयर एम्बार्गो और एसेट्स फ्रीज आपको ध्यान रखना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रेजोल्यूशन 1267, ऑलराइट। और इससे जो एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है, कि उन्होंने लगा दिए ये स्ट्रॉन्ग इम्पोजिशंस लगा दिए, और इससे एग्जेम्पशन कैसे मिलती है? इससे एग्जेम्पशन मिलती है ऑफिस ऑफ द ऑम्बुड्स पर्सन से। ऑम्बुड्स मैन नहीं है, ठीक है, ऑम्बुड्स वुमन नहीं है, ऑम्बुड्स पर्सन है, ऑलराइट। सो ऑम्बुड्स पर्सन एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जो देखता है कि क्या एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, क्या खर्चे खुर्चे के पैसे दे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, ऑलराइट। तो 2011 में इस लिस्ट को दो में स्प्लिट कर दिया गया था, एक अलकायदा की लिस्ट बन गई और एक तालिबान की लिस्ट बन गई, ठीक है। और 2015 में यही काम किया गया था आइसिल के लिए, दाइश के लिए, आइसिस के लिए, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग तरह के रेजोल्यूशंस, कुछ 2017 में भी रेजोल्यूशंस आए थे जिन्होंने इसी आइसिस के अगेंस्ट फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन किया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल इन रेजोल्यूशंस के जरिए इन एसेट्स फ्रीजेस को और इन एयर एम्बार्गोज को और स्ट्रेंथन करता रहता है, ऑलराइट। तो अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इस कमेटी का, वो 15 के 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। इस समय जो करंट लीडरशिप है वो इंडोनेशिया की है, जो 31 दिसंबर 2020 को खत्म होगी। अब प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कि एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ज़कीर रहमान रखवी को खर्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका नेगेटिव कंसेंसस का प्रोसीजर है, ऑलराइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि कोई एक देश रिक्वेस्ट डालता है इस कमेटी में, कमेटी 1267 में, ठीक है। 15 मेंबर्स के 15 मेंबर्स अगर ऑब्जेक्ट नहीं, बेसिकली होता क्या है कि कोई भी 15 के 15 मेंबर्स को नेगेट करना पड़ता है उस रिक्वेस्ट को, तभी वो रिक्वेस्ट नेगेट होती है। अगर एक मेंबर नेगेट करेगा, एक मेंबर कहेगा कि ये रिक्वेस्ट नल है, तो भी कुछ काम नहीं बनेगा, 2 कहेंगे तो भी कुछ काम नहीं बनेगा, 14 के 14 कहें 15 में से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 के 15 को मना करना पड़ेगा, तभी जाकर खर्चों जैसे ऐसे जो रिक्वेस्ट होती है कि खर्चे परिवार से मिलना है वगैरह वगैरह, ऐसी रिक्वेस्ट केवल तभी डिसअप्रूव होती है, ठीक है। और जनरली ऐसी रिक्वेस्ट डिसअप्रूव होती नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लैंक है ये कि बेसिक एक्सपेंस रिक्वेस्ट को डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई इट्स अ फेयरली ऑर्डिनरी थिंग, ऑलराइट। यू शुडंट read a lot into this, all right. The very fact that the Indian media is reading a lot into this sort of shows you कि थोड़ा प्रोसीजर का पंगा है, उनको प्रोसीजर का आइडिया नहीं है कि नॉर्मल है, हो जाता है ना, क्योंकि 15 के 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के एक साथ मना करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। यानी कि ज़्यादातर लोग जो इस लिस्ट पे होती हैं उनको ऐसे एग्जाम्पशंस मिल ही जाते हैं। एक सैम्पल क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व, राइट। यूनाइटेड नेशंस Security Council Committee 1267 recently in news deals with counter-terrorism sanctions, all right. So you should know what this committee does. उसके बाद हम आते हैं चाइनीज़ जो हाइड्रोपॉलिटिक्स चल रही है, राइट, डैम डिप्लोमेसी चल रही है। तो ये कार्टून है जो कि वियतनाम में के एक न्यूज़पेपर ने कैरी किया था। बेसिकली हुआ क्या है कि एक मीकोंग रिवर है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाती है और चाइना के थ्रू जाती है। वहाँ पर शी जिनपिंग ने एक डैम बना लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी बाकी देशों को जा रहा है, जिसमें वो नहा धो रहे हैं, राइट, जिसमें पानी पूनी पी रहे हैं, बॉटल्स भर रहे हैं। तो ये जो दिखाना चाहता है कि शी जिनपिंग ने अपने एक बड़ा सा डैम बना के इन देशों को, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनको गुलाम सा बना दिया, उनको पानी के लिए डिपेंडेंट कर दिया है खुद पे। और यही जो फियर्स हैं, यही जो डर है, वो हमको इन्फॉर्म करता है जब चाइना की तरफ से ये डिक्लेरेशंस आती हैं कि वो सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्रा पे एक बड़ा डैम बनाने वाला है, राइट। यू नो थ्री गॉर्जेस डैम, और इफ यू डोंट नो वॉच सम वीडियोस अबाउट इट, इट्स अ मैसिव डैम, राइट, थ्री गॉर्जेस डैम। कहा जा रहा है कि जो नया डैम जो प्लान हो रहा है वो उससे भी बड़ा है, राइट, वो बहुत मैसिव डैम होगा, ठीक है। तो ये थ्री गॉर्जेस डैम
के बराबर या फिर उससे भी बड़ा अगर वो डैम बनाते हैं ब्रह्मपुत्र पे, तो यानी कि हमारी वाटर सिक्योरिटी पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। तो जैसे ही चाइना ने ये प्रोजेक्ट 60 गीगावाट का जो है प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उसके जस्ट बाद हमारे ऑफिशियल्स ने जर्नलिस्ट को कहा कि हम भी एक डैम बनाएंगे 10 गीगावाट का, सियांग जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और ये ऑफसेट करने के लिए इम्पैक्ट चाइना के प्रोजेक्ट का, यानी कि चाइना ने जो डैम बनाया उससे जो फ्लडिंग होने के चांसेस है, हम भी एक डैम बनाएंगे ताकि हम पानी को उसी एरिया में बांध सकें, और जिससे पानी का फ्लो हम इंडिया में आराम से, मतलब रीजनेबल फ्लो हो इंडिया में, ठीक है। और ये जो डैम है इसकी एक्चुअली पहली बात नीति आयोग ने 2017 में एक रिपोर्ट में की थी। ऑलराइट, तो आइडिया क्या है, रिसरेक्ट जो एक बेसिकली एक डैम हाइड्रोपॉलिटिक्स थी जो बहुत टाइम से चल रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो हमसे पैसे चार्ज करता है, हमको, हम डाउनस्ट्रीम है, चाइना अपस्ट्रीम है, हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे ही जो एरिया में कि उन्होंने अपने डैम में कितना पानी स्टोर कर रखा है, कितनी सिल्टिंग है, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमसे पैसे चार्ज करता है। तो इट्स जस्ट वन ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स जो हमको लगातार हमको ऐसे धक्का मारते रहते हैं कि हम आपको तंग कर सकते हैं, हम आपको तंग कर सकते हैं, राइट। तो वैसा चलता रहता है, इसको हाइड्रोपॉलिटिक्स बड़ा फेमसली कहा जाता है, ठीक है। और चाइना को हाइड्रो हेजेमॉन भी कहा जाता है, राइट। तो आपको बेसिकली आइडिया हो गया है कि वो एक डैम की बात चल रही है, ऑलराइट। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि हमको जो है वो डैम बनाने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, एंड नाइदर डज इट मेक सेंस फॉर अस टू मेक अ डैम देयर, बिकॉज सियांग जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र हमारे एरिया में है, वो ज़्यादातर उसको फीड कौन करता है, मॉनसून करता है। तो मॉनसून पे तो डैम बना नहीं सकता चाइना एज ऑफ नाउ, राइट, और इफ एज वी नो इट, राइट। तो मॉनसून पे अगर हम, वो रिवर जो है वो मॉनसून ही फीड करती है, तो हमको डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ये एक साइज्मिकली एक्टिव जोन है, भूकंप आते रहते हैं, तो इतना बड़ा रिजर्वायर यहाँ की साइज्मिसिटी को भी अफेक्ट कर सकता है, भूकंप आ सकते हैं। और जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, राइट, जो अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, जो लोकल आसपास के ट्राइबल्स हैं, उनसे उनका डिसीजन छीन लिया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल उनका एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए जिसमें वो बोले कि हमको ये डैम इस काम के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना का, इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस उनसे छीन लिया गया है, एंड दिस इज द रिजल्ट of India's response, right? What China is doing is obviously it's really bad जो चाइना कर रहा है, लेकिन हमारा जो solution है उसके लिए कुछ experts कहते हैं कि शायद वो और भी बुरा है, ठीक है। तो फिर एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि हम असल में ये डैम नहीं बनाने वाले हैं, बट वी वांट टू मेक चाइना बिलीव दैट वी आर डूइंग इट, बिकॉज एक यूनाइटेड नेशंस वाटर कोर्सेज कन्वेंशन है 1997 की, जो प्रायर यूज राइट्स देता है, राइट। अगर अपस्ट्रीम देश ने उस नदी पे डैम बना लिया है, तो डैम बनाने से पहले डाउनस्ट्रीम देश जो भी यूज में ला रहा था उस पानी को, वो यूज जो है प्रायर यूज राइट्स के तहत उस देश को अधिकार होगा कि वो उन्हीं यूजेस को आगे भी बढ़ाता रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना ने एक डैम कर दिया ब्रह्मपुत्र को, तो अगर हमारे पास पहले से ही एक डैम था जिसको हम यूज कर रहे थे, तो हमारे पास राइट्स हैं प्रायर यूज डॉक्ट्रिन के तहत उसी यूज को मेंटेन करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान, राइट, द सिमिलर सिनेरियो, इंडिया अपस्ट्रीम कंट्री है, चाइना डाउनस्ट्रीम कंट्री है, राइट। तो दिक्कत इसके साथ ये है कि ना ये कन्वेंशन हमने साइन की है और ना ही ये कन्वेंशन चाइना ने साइन की है। और जितना हम चाइना के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि इवन इफ चाइना साइन कर देता है कन्वेंशन, तो उनका रिकॉर्ड बहुत अबिस्मल है इन मामलों में, राइट। वो फॉलो नहीं करेंगे। तो चाइना के साथ एक कन्वेंशन वाला आइडिया ना थोड़ा सेट नहीं बैठता, राइट। तो दिस इज प्रीटी मच व्हाट्स हैपनिंग, यू शुड नो व्हाट द आइडिया इज। और ये जो आपको क्रिटिक्स वाला आइडिया है, ये आपको अच्छे से होना चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए। आप यू कुड यूज टर्म्स लाइक हाइड्रोपॉलिटिक्स एंड वाटर हेजेमॉन और हाइड्रो हेजेमॉन, राइट। इट रियली एनरिच योर आंसर, ऑलराइट। देन लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट दैट डोमिनिक राब इज ऑन अ विजिट टू इंडिया। अब कंफर्म हो गया है कि बोरिस जॉनसन इंडिया आएंगे जनवरी रिपब्लिक डे परेड में। तो हम बहुत अच्छे से इंडिया यूके रिलेशंस को कवर करेंगे उस टाइम पे, बहुत अच्छे से आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करेंगे अभी के लिए, क्योंकि 4 दिन का विजिट है, यानी कि इट्स अ वेल प्लान्ड आउट विजिट, राइट। डोमिनिक राब वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ही होते हैं, ऑलराइट।
तो लेट्स सॉर्ट ऑफ सी व्हाट्स हैपेंड। सबसे पहले तो ये बात हुई है कि बोरिस जॉनसन ने, देखिए बोरिस जॉनसन ने अपने देश को बहुत अच्छे से प्लेस किया है इंटरनेशनल स्टेज पे वैक्सीन के थ्रू, राइट। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन के डोजेज इंसानों के अंदर जाते हुए फिल्म कर लिए और BBC के थ्रू पूरी दुनिया में दिखा दिया, राइट। सो इट प्लेसेस यूनाइटेड किंगडम एट अ एडवांटेजियस पोजीशन, राइट। तो ब्रिटेन बहुत टाइम से चाहता था कि जब ब्रेक्सिट होगा तो उनको अपने खुद के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो दुनिया के साथ इंगेज करने के लिए तैयार है। तो ये यूनाइटेड किंगडम के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि अगर वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील निकाल लें, वहाँ इंडिया के साथ एक कर लें, और जब उनके साथ ब्रेक्सिट हो रहा है, राइट, जब वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल के आ रहे हैं, राइट, तो ये जो एम था उनका, ये हम बहुत एंथुजियास्टिक नहीं थे इस बारे में, क्योंकि वी वांटेड टू नो कि वो डील क्या होगी UK और यूरोपियन यूनियन की, राइट। और अब हम उनकी वैक्सीन में उनकी जो प्रोग्रेस है उसकी वजह से अब हम एकदम से काफ़ी एंथुजियास्टिक है, राइट। तो डोमिनिक राब आए, हमने खुद से एक्सटेंशन इन्विटेशन भेजा बोरिस जॉनसन को और अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो अब उनके एक इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से उनको इंटरनेशनल रिलेशंस में फ़ायदा होगा, राइट। उसके बाद हमें पता चला है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब के बीच में, उसमें बहुत बार इंडो पैसिफिक का रेफरेंस आया। प्लीज़ वॉच द प्रेस कॉन्फ्रेंस इफ़ यू कैन अफोर्ड टू, इफ़ यू हैव द टाइम फॉर इट। तो कई बार राइट जर्नलिस्ट केप्ट आस्किंग कि ब्रिटेन का इंडो पैसिफिक पे क्या स्टैंड है, और बार बार उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट विद इंडिया इन द इंडो पैसिफिक। और जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी ये कहा कि हम इस ओवरलैप, यानी कि उनकी इंडो पैसिफिक विजन और हमारी इंडो पैसिफिक विजन में जो ओवरलैप है उससे खुश हैं, राइट। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अभी हो रही है कि यूनाइटेड किंगडम विल प्ले अ रोल इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। और एक अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ना साइन हो बोरिस जॉनसन के इंडिया पे आने पे, तो उससे थोड़ा सा कम कुछ साइन हो सकता है, ऑलराइट। और बात की जा रही है कि हम जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज जस्ट अ बेटर वर्ड टू सॉर्ट ऑफ इंसिनुएट दैट वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, कि हम बहुत अच्छे मित्र हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि, और ये टर्म्स जो हैं, आप ये जो फिगर्स हैं आप इनको प्लीज़ इंटरनलाइज कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है वो $15 बिलियन का है। 2019-2020 में $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है 2000 से 2018 के बीच में, यानी कि US से बड़ा इन्वेस्टर है UK इंडिया में। 7% ऑफ आर इन्वेस्टमेंट UK से आती है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जब जॉनसन आएंगे इंडिया में तो एक इन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप नाम की एक डील साइन होगी। अब बेसिकली उसका आइडिया ये होता है कि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फुल नहीं है। इससे होगा क्या कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से एक स्टेप पीछे की जो डील है वो साइन कर लेंगे और बाद में देखेंगे कि डील बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को पार्टनर्स चाहिए ब्रेक्सिट के बाद, और वो दुनिया वर्ल्ड स्टेज पर अपने आप को एक्सर्ट करना चाहता है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से ही है, 2004 में हो गई थी, ठीक है। एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, जिसकी बातें हो रही हैं कि वो साइन हो जाएगा। ये लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट बस दोनों देशों की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में सहूलियत देगा, यानी कि हम एक दूसरे के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के साथ अच्छे से इंटीग्रेटेड होंगे, राइट। और हम जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन का एक अग्रीमेंट है, जो US के साथ हमने DTTI साइन किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी वैसा ही अग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसका आइडिया ये होगा कि टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र हो पाएंगे, राइट। हम जॉइंटली कुछ डेवलप करेंगे और उसको इंडिया भी यूज़ कर पाएगा और UK भी यूज़ कर पाएगा, राइट। और मैंने आपको बताया ही है कि कैसे लंदन और यूनाइटेड किंगडम इज स्ट्रांगली लुकिंग एट इंडो पैसिफिक। उनका जो बार बार जो उनके डॉक्यूमेंट्स में इंडो पैसिफिक का रेफरेंस आ रहा है उसको जर्नलिस्ट ने डीम किया है, इट्स अ इंडो पैसिफिक टिल्ट, राइट। इट्स अ टिल्ट दैट दे हैव टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक। और ये हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है इसका लंदन से, और यूनाइटेड किंगडम ने सिग्नल्स किए हैं कि वो
अपने कुछ वॉरशिप्स हैं अपने, वो उनको इंडो पैसिफिक में भी लोकेट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो वी कैन सी दैट देयर इज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट टू दिस एंड देयर इज अ स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी एस्पेक्ट टू दिस, राइट, एंड बोथ these aspects would really be facilitated, right. जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अगेन वैक्सीन का है कि अगर हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सीमलेस सप्लाईज आ जाती हैं वैक्सीन की यूनाइटेड किंगडम से तो हमको बहुत फ़ायदा होगा, राइट. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट of our relationship with the United Kingdom. But wait till Prime Minister Johnson is here in India for the Republic Day parade. उसी time पे we'll really get a bird's eye view of the relationship between the two countries. Alright, that's when the commentators would really start chirping, and that's where we'll scoop up the important bits for us. Alright, अब ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. देयर इज अ प्रोटिस आइलैंड्स जो कि ताइवान के नीचे है, हांगकांग के नीचे है. तो बेसिकली ये जो आइलैंड्स हैं ये चाइना के ज़्यादा पास है, ताइवान से थोड़ा सा दूर है. छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है जहाँ पर 500 और ये जो जूरिसडिक्शन है यहाँ पे इस समय ताइवान के यानी कि ताइवानी आइलैंड्स हैं. ताइवान के कुछ सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं, राइट. 500 के आसपास रिसर्च और कोस्ट गार्ड, और लगातार डिप्लोमेट वगैरह मैगजीन्स में आ रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबल इन्वेजन, राइट. ऐसा हो सकता है कि जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो इस आइलैंड को अटैक करे और हथियार ले, बिकॉज उन्होंने बहुत सी एक्सरसाइजेज की हैं रिसेंट पास्ट में, राइट, जिससे ऐसा लगता है कि चाइना जो PLA है वो इस आइलैंड को कैप्चर करना चाहती है. दिस वुड बी अ बिग फ्लेयर अप, राइट. ऐसा हो सकता है कि जब ट्रांजिशन हो रहा हो, राइट, जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हों और जो बाइडेन आने वाले हो, यानी कि बीच का जो टाइम होगा, ऐसा हो सकता है वहाँ पर जो PLA है वो एक एडवांस करे इस आइलैंड पे ना. ये आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब पैसिफिक ओशन के अंदर से कोई भी फ्लीट साउथ चाइना सी में घुसता है तो प्रोटस आइलैंड्स जो है बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो जाते हैं मॉनिटर करने के लिए कि कौन सी फ्लीट साउथ चाइना सी के अंदर है और कौन सी नहीं है, राइट. तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना अटैक कर सकता है एक्चुअली, राइट. बहुत बड़ा फ्लेयर अप हो जाएगा अगर ये हुआ तो. और इन्हीं कयासों की वजह से ये प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है. और इसका इशू ये है कि ये चाइनीज़ मेनलैंड से ज़्यादा पास है और ताइवानीज़ मेनलैंड से दूर है, इसलिए चाइना जो है वो जो भी रीज़न मिलता है उस रीज़न के थ्रू अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं इस आइलैंड पे. ऑलराइट, सो मैंने आपको बताया कि कैसे केवल 500 ही सोल्जर्स हैं. सो एंड इट्स सो स्मॉल एन आइलैंड दैट यू कांट इवन डिफेंड इट. अगर इफ द चाइनीज़ आर्मी टुमारो डिसाइड्स दैट दे वांट टू टेक ओवर द आइलैंड दे कैन, राइट. इट्स सो स्मॉल एन आइलैंड, राइट. तो आई होप आपने आज के क्लास को थोड़ा ध्यान से सुना होगा एंड आई होप आप अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं आप उसको स्कूप अप कर रहे हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड आंसर देम. थैंक यू सो मच अगेन. बाय बाय.